विद्या के लिए अपनी बीमार माँ के साथ साथ अपने ऑफिस का काम संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानती और पूरी मेहनत से अपने काम में डटी रही। देखो ना रमा, त्योहार का समय चल रहा है लेकिन फिर भी हमारी मालिक हमें छुट्टी नहीं देती। सही कहा, बाकी ऑफिस वालों की तो छुट्टी है, पर हमारी मालकिन ने तो बुलाया है हमें, अब काम तो करना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, वैसे भी काम करेंगे तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। विद्या, तू फोन क्यों नहीं खरीद लेती? तुझसे मुझे जो भी बात करनी होती है वो अगले दिन ऑफिस में आकर करनी पड़ती है। फोन मेरे लिए बहुत महंगा पड़ेगा। पहले EMI पर फोन लो, उसके बाद इंटरनेट रिचार्ज करवाओ, सिम रिचार्ज करवाओ और हर महीने की तनख्वाह से मोटी रकम EMI में भरो। इतने पैसे में तो मेरे घर में अच्छे से राशन आ सकता है और मेरी माँ का अच्छे से इलाज भी हो सकता है। ओहो, कितना सोचती है तू। ऑफिस की छुट्टी होने के बाद सभी अपने अपने घर चल पड़े। ऑफिस से छुट्टी होते ही विद्या सबसे पहले घर आती थी, क्योंकि उसकी बीमार माँ उसका इंतजार करती थी। आ गई मेरी प्यारी बच्ची, कैसा रहा आज का दिन? दिन तो ठीक था माँ, मैं सोच रही थी गर्मियों के दिन आ रहे हैं, क्यों ना घर में एक कूलर लगवा लिया जाए। बेटी, तुम्हें सिर्फ 8,000 रुपए मिलते हैं, उसमें से ही घर का खर्चा चलाना, बिजली का बिल देना, घर का किराया देना और मेरी दवाइयाँ, ये सब संभालना पड़ता है। तुम तो जानती हो सारा खर्चा बंधा हुआ है, ऐसे में एक नया खर्चा कैसे उठा सकते हैं हम। मैं कुछ करती हूँ माँ, मुझे नौकरी करते हुए 3 महीने तो हो गए हैं, हो सकता है मेरी मालकिन मेरे पैसे बढ़ा दे। विद्या अपने और अपनी माँ के लिए खाना बनाने लगी। खाना खाने के बाद दोनों सो गए। अब अगली सुबह विद्या सबसे पहले उठकर घर का सारा काम करती है, अपनी माँ के लिए खाना बनाती है, उसके बाद समय पर ऑफिस भी जाती है। सारे काम उसे अकेले ही करने पड़ते थे। हर महीने की सैलरी से मैंने थोड़े बहुत पैसे तो जमा किए थे, अब बस कुछ पैसे और मिलाकर माँ का ऑपरेशन करवा दूंगी, फिर माँ भी जल्दी ठीक हो जाएंगी। ऑफिस में बैठकर विद्या ये सारी बातें सोच रही थी कि तभी विद्या की बॉस उसके पास आई। ऑफिस में काम भी करती हो या पूरे दिन बाहर के कामों को सोचती रहती हो? गुड मॉर्निंग मैम, काम तो बस मैं कर ही रही थी। ठीक है, जाने से पहले एक बार मेरे कैबिन में मुझसे मिलकर जाना। ये बोलकर बॉस वहाँ से चली गई। लगता है बॉस मेरे काम से खुश हो गई हैं, मेरी सैलरी बढ़ाना चाहती होंगी, इसीलिए बुला रही हैं। उस दिन विद्या मन में एक आस लेकर पूरे दिन मन लगाकर काम करती है और शाम को घर जाने से पहले वो अपने बॉस के पास गई। आ गई तुम। यहाँ टेबल पर तुम्हारा रिजाइनिंग लेटर रखा हुआ है, इसे लो और कल से काम पर मत आना। लेकिन बॉस, मैंने तो अपना काम अच्छे से किया और कोई छुट्टी भी नहीं ली और हमेशा समय पर भी आई, ऐसे में आप मुझे काम से क्यों निकाल रही हो? कंपनी बहुत लॉस में चल रही है, इसीलिए ज्यादा एम्प्लॉय को हम हायर नहीं कर सकते। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना, लेटर उठाओ और जाओ यहाँ से। ये सुनकर विद्या के मन में जो बची कुची आस थी वो भी अब टूट चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि नौकरी चले जाने के बाद विद्या को सदमा लगा हो। वो जब अपने घर पहुंची, उसका उदास चेहरा देखकर उसकी माँ उससे बोली, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? माँ, मेरी नौकरी चली गई, मुझे काम से निकाल दिया गया माँ, अब मैं क्या करूँगी? क्या क्या नहीं सोचा था मैंने। हमारे घर की हालत तो अभी ठीक होना शुरू ही हुई थी, कुछ समय से ही तो आपकी दवाइयाँ आपको समय पर मिल रही थी, लेकिन बॉस ने मुझे आज काम से निकाल दिया। बहुत बुरा हुआ, पर तू ऐसे हिम्मत मत हार बेटी, कोई ना कोई नौकरी तुझे जरूर मिल जाएगी। अब बस इसी बात का आसरा है माँ। अगले ही दिन से विद्या नौकरी की तलाश में निकल पड़ी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। बचपन से ही गरीब होने के कारण वो कभी भी किसी अच्छे स्कूल में ना पढ़ सकी। इस कारण की वजह से उसके रिज्यूम को देखकर सभी उसे काम पर रखने से मना कर देते थे। कितने दिनों से मैं हर ऑफिस के चक्कर लगा रही हूँ, लेकिन मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। किसी भी अच्छी कंपनी में काम मिलना तो बहुत मुश्किल है। माँ की दवाइयाँ भी खत्म होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही मुझे काम ढूंढना ही होगा। आबादी बढ़ती जा रही थी, लेकिन काम घटता जा रहा था, जिस कारण विद्या को कहीं नौकरी नहीं मिली। और अब 1 महीना बीत चुका था। घर में तो राशन भी नहीं है और माँ की दवाइयाँ भी खत्म हो चुकी है। मैं क्या करूँ, अब कुछ समझ नहीं आ रहा।
माँ के ऑपरेशन के लिए मैंने जो पैसे बचा रखे थे, क्या उनका इस्तेमाल करना सही होगा? तभी विद्या की माँ की और जोर से खांसने की आवाज आई। उन पैसों का इस्तेमाल करना सही रहेगा, उन पैसों से मैं राशन और माँ की दवाइयाँ ले आती हूँ। ये बोलकर विद्या फौरन अपनी माँ के लिए दवाइयाँ और अपने घर के लिए राशन ले आई। अरे बेटी, ये सब कहाँ से ले आई? पैसे तो थे नहीं हमारे पास। माँ, मैंने आपके ऑपरेशन के लिए कुछ पैसे बचा रखे थे, अभी उन्हें ही इस्तेमाल करना पड़ा। कि तभी घर के बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। माँ, आप आराम करो, मैं देखती हूँ कौन है। ये बोलकर विद्या बाहर गई तो वो देखती है कि उसके घर की मकान मालिक बाहर खड़ी है। पिछले 2 महीने से ना तुमने किराया दिया है, ना बिजली का बिल भरा है। बिजली तो तुम्हारी मैं आज रात को ही काट दूंगी, लेकिन मुझे मेरा किराया दे दो, वरना घर खाली करना पड़ेगा। आप मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए, मैं पक्का आपका किराया चुका दूंगी। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन है तुम्हारे पास किराया चुकाने के लिए। 2 दिन में मुझे मेरा किराया नहीं मिला तो सामान उठाकर बाहर फेंकवा दूंगी। ऐसा बोलकर मकान मालिक वहाँ से चली गई। अब विद्या इस चिंता में थी कि 2 दिन बाद वो घर का किराया कहाँ से लाएगी। देखते ही देखते 2 दिन भी गुजर गए। उसकी मकान मालिक कुछ आदमियों के साथ उसके घर के बाहर आ खड़ी हुई। 2 दिन बीत चुके हैं, ना तो तुम पैसे लेकर आई, ना ही तुमने बिजली का बिल दिया। अब चुपचाप मेरे घर से जाओगी या मैं अपने आदमियों को बोलकर सामान बाहर फेंकवा दूं? ऐसा मत कीजिए मालकिन, हम गरीब हैं, हम कहाँ जाएंगे। ये लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। चलो तुम सब अपने अपने काम पर लग जाओ। मालकिन के ऐसा कहते ही वो सभी आदमी विद्या के घर में घुसकर उसका सारा सामान बाहर फेंकने लगे। सामान बाहर फेंकने की वजह से टूट चुका था और घर का राशन भी जमीन पर बिखर चुका था। कुछ ही सामान इस्तेमाल करने लायक बचा था। मालकिन फौरन अपने घर के बाहर ताला लगा देती है और चाबी लेकर अपने साथ चली जाती है। माँ, कोई भी सामान इस्तेमाल करने लायक नहीं बचा, यहाँ तक कि बचा कुचा राशन भी जमीन पर बिखर चुका है। अब हम कहाँ जाएंगे माँ? बेटी, मुझे चक्कर आ रहे हैं, इस समय किसी भी शांत जगह पर ले चल मुझे। अपनी माँ की हालत देखते हुए विद्या अपनी माँ के साथ जंगल जैसी शांत जगह पर पहुँच गई। गांव के जंगल में कोई जंगली जानवर नहीं था, इसीलिए उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी। जंगल में जो नदी बह रही थी, दोनों माँ बेटी उसके सामने जाकर बैठ गए। माँ, आपकी तबीयत तो बिगड़ती जा रही है, लेकिन हमारे पास ना खाना है, ना दवाइयाँ और ना ही सर छुपाने के लिए कोई छत। बेटी, इस समय इस पेड़ की छांव के नीचे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं थोड़ी देर आराम कर लूंगी तो मुझे अच्छा महसूस होगा, और तू चिंता मत कर, भगवान कोई न कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। विद्या की माँ को बेहोशी छा रही थी, इसीलिए वो गहरी नींद में सो गई। विद्या नदी के आसपास घूमकर अपनी चिंता में डूबी हुई थी। तभी वो देखती है कि नदी के आसपास बहुत कचरा है। लोग भी कितने बुरे हैं, नदी के आसपास आकर बैठते हैं, घूमते हैं, लेकिन इसी नदी के पास कचरा फैला देते हैं। नदी की तो कोई जरा भी इज्जत नहीं करता। ये कहते हुए विद्या नदी के आसपास की जगह से कचरा उठाने लगी। सुबह से शाम तक विद्या नदी की पूरी सफाई करती और सारा कचरा एक जगह इकट्ठा कर देती है। अब ये नदी बिल्कुल साफ सुथरी लग रही है कि तभी नदी से आवाज आई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये बातें कभी किसी से नहीं कह पाई कि मुझे साफ भी कर दिया करो, पर तुमने आज मुझे साफ किया, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। नदी से आवाज आ रही है, क्या कोई इंसान पानी के अंदर है? देखा, इसीलिए मैं इंसानों से बातें नहीं करती, बहुत जल्दी डर जाते हैं मुझसे। मैं जादुई नदी हूँ, तुमने मुझे साफ करके बहुत अच्छा काम किया। ये तो मेरा फर्ज था, लेकिन मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि एक नदी मुझसे बात कर रही है। मैं तुम्हें बहुत देर से देख रही हूँ, तुम बहुत परेशान लग रही हो। क्या बात है, मुझे बताओ। जितना तुमने मेरी मदद की, क्या पता मैं भी तुम्हारी मदद कर सकूं। मैं आपको बताती हूँ, इससे मेरा मन भी हल्का हो जाएगा। इसके बाद विद्या नदी को सारी आप बीती बताने लगी और इस तरह मैं और मेरी माँ इस जंगल में भटकने लगे। पर अब हम कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, कुछ नहीं पता। सबसे जरूरी तो माँ की दवाइयाँ है। विद्या के इतना कहते ही उस नदी से 2 गाउन प्रकट हुए।
तुम्हारी किस्मत तुम्हें मुझ तक खींच लाई है। मैं एक जादुई गाउन की नदी हूँ और कब से लोगों की मदद करना चाहती थी, लेकिन कभी किसी से बात नहीं कर पाई। तुमने तो मुझे साफ करके खुश कर दिया। ये लो, तुम इस जादुई गाउन की हकदार हो। जादुई गाउन? ये कैसी चीज है नदी? एक जादुई गाउन की मदद से तुम अपनी माँ को ठीक कर सकती हो और दूसरे गाउन से तुम जो भी मांगोगी वो पूरा होगा, लेकिन याद रहे अपना मन साफ रखना। विद्या वो गाउन लेकर फौरन अपनी माँ के पास गई। वो अपनी माँ को उठाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ तो बेहोश थी। माँ को होश क्यों नहीं आ रहा? क्या हो गया माँ को? विद्या की माँ ने अपनी थोड़ी बहुत आंखें खोली। मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है बेटी। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। लगता है मेरे जाने का समय आ गया। नहीं, कुछ नहीं होगा आपको। हे जादुई गाउन, मेरी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक कर दो। विद्या के इतना कहते ही एक जादुई गाउन से प्रकाश बाहर आया, जिसके साथ उसकी माँ भी बिल्कुल तरोताजा हो गई। लेकिन वो जादुई गाउन अपने आप गायब हो गया। अब विद्या के पास केवल एक ही गाउन बचा था। ये कैसा चमत्कार है बेटी, तुम्हारे ये बोलते ही मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ। लग रहा है सारी बीमारी दूर हो गई। जिसके बाद विद्या अपनी माँ को इस चमत्कार के बारे में बताती है। नदी ने कहा है माँ कि मैं इस गाउन से सारी ख्वाहिशों को पूरा कर सकती हूँ। हे जादुई गाउन, मेरे और मेरी माँ के लिए इसी जगह पर एक सुंदर सा घर बना दो, ताकि मैं हमेशा इस नदी के आसपास रहकर इसकी सेवा कर सकूं। इतना कहते ही उसके और उसकी माँ के लिए एक सुंदर सा घर प्रकट हुआ। ये सब देखकर मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। अब हमारे पास घर है बेटी। माँ, हमारे पास अब खाना भी है। मेरा मतलब है जब तक हमारे पास ये जादुई गाउन है तब तक हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। अब मैं हमेशा इस नदी के पास रहकर इसकी खूब सेवा करूंगी। आखिरकार जादुई नदी की वजह से ही तो मुझे और मेरी माँ को ये घर मिल पाया है। और उस दिन के बाद से दोनों माँ बेटी नदी के ही पास रहने लगे। विद्या प्रतिदिन नदी के आसपास सफाई किया करती थी और सारी जरूरतों को जादुई गाउन की नदी द्वारा दिए गए जादुई गाउन से पूरा किया करती थी। सुनीता जैसे तैसे करके अपनी दो बेटियां दीपिका और काव्या को पाल पोस कर बड़ा कर रही थी। वो दोनों स्कूल जाया करती थी। हर रोज की ही तरह दीपिका अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे स्कूल तक ले जाया करती थी और अपने साथ ही उसे स्कूल से वापस लेकर आती थी। दोनों बहनें आराम से जाना, ठीक है? और खाना समय पर खा लेना। सुनीता अपना घर चलाने के लिए एक लोहे के कारखाने में काम करती थी, जहां लोहे की बहुत ही बड़ी बड़ी और भारी भारी मशीनें थी। सब कुछ कुशल मंगल बीत रहा था, लेकिन होनी को कौन टाल सकता था। कारखाने में हादसा होने के कारण एक लोहे का भारी भरकम सरिया सुनीता के ऊपर आ गिरा, जिसके कारण उसी समय सुनीता ने अपना दम तोड़ दिया। इस बात से अनजान दीपिका और काव्या हंसी खुशी अपने घर पर अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बहुत समय हो चुका था और उसकी माँ अभी तक घर नहीं आई थी। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? माँ अभी घर पर नहीं है, बाद में आना। तभी एक औरत की आवाज आई। दीपिका बेटा, मैं हूँ, रमा काकी। दीपिका दरवाजा खोलते हुए बोली, अरे काकी आप? लेकिन माँ तो घर पर नहीं है। कहिए आपको कोई काम था क्या? क्या बताऊं दीपिका बेटा? क्या हुआ काकी? कोई परेशानी है क्या? बताओ ना, मुझे डर लग रहा है। तभी रमा काकी की आंखों में आंसू आने लगे और वो बोली, बेटा तेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। आपका कहने का क्या मतलब है काकी? मैं कुछ समझी नहीं। मेरी माँ तो काम पर गई थी ना, आती ही होगी। अभी आ जाएगी तो देख लेना, मेरी माँ बिल्कुल सही सलामत है। नहीं बेटा, अब वो कभी वापस नहीं आएंगी। आज कारखाने में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसमें तेरी माँ चल बसी। अब वो कभी तुम्हारे पास नहीं आ सकती। ये खबर सुनकर तो दीपिका के पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई हो। ये आप क्या कह रही हैं? कह दीजिए कि ये झूठ है। नहीं बेटा, मैं सच कह रही हूँ। दीपिका ये खबर सुनकर बहुत रोती है। उसकी रोने की आवाज सुनकर काव्या बाहर आई और बोली, दीदी आप रो क्यों रही हो? क्या हुआ आपको? बताओ ना। और अम्मा काकी आप बाहर क्यों हो? अंदर आओ ना। नहीं बेटा, मैं चलती हूँ। मैं जिस काम से आई थी वो हो गया।
ये कहकर रमा काकी वहाँ से चली गई। तभी काव्या बोली, दीदी आप रो क्यों रही हो, बताओ ना, और माँ भी अभी तक नहीं आई, मुझे भूख भी लगी है। अरे कुछ भी तो नहीं हुआ, मेरी आँख में कुछ चला गया था बस। अच्छा तुझे भूख लगी है ना, चल मैं तेरे लिए कुछ बना देती हूँ। ये कहकर दीपिका अपनी छोटी बहन को खाना खिलाकर सुला देती है और वो अपनी माँ के चले जाने का सच उसे नहीं बताती। अब अगली सुबह, दीदी माँ अभी तक नहीं आई क्या? दीपिका अपनी बहन से झूठ कहने लगी। आई थी ना, लेकिन तेरे जागने से पहले ही चली गई। माँ किसी काम से दूर शहर गई है, उन्हें आने में साल भी लग सकते हैं। उन्होंने तेरे जागने का बहुत इंतजार किया, लेकिन तू हर वक्त सोती ही रहती है। अच्छा तो फिर कब आएंगी माँ? कहा ना मैंने, उन्हें आने में बहुत साल लग जाएंगे। जल्दी से तैयार हो जा वरना स्कूल जाने में लेट हो जाएगी तू। आप भी तो तैयार हो जाओ। नहीं मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी। क्या हुआ दीदी, आपकी तबीयत तो ठीक है? मैं जितना कहती हूँ उतना सुनती क्यों नहीं है तू? जल्दी जाकर तैयार हो। काव्या बिना कुछ बोले तैयार होकर स्कूल चली गई। यहाँ दीपिका अकेली ही बहुत दुखी और उदास होकर सोचने लगी, बाबा तो हमें पहले ही छोड़कर जा चुके थे, लेकिन अब तो माँ भी चली गई। अब हम किसके सहारे अपना जीवन बिताएंगे? मैं अकेले छोटी को कैसे संभालूंगी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी वो बहुत छोटी है, उसे मैं कुछ बता भी नहीं सकती। दीपिका बहुत ही परेशान और उदास थी। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीते और अब दीपिका ने स्कूल जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया। दीपिका के स्कूल ना जाने का कारण काव्या हर रोज उससे पूछा करती थी, लेकिन वो उसे कभी नहीं बताती थी। अब तो उनके घर का राशन भी खत्म हो रहा था और काव्या भी बिना लंच लिए ही स्कूल जा रही थी। मैं ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। अब मुझे ही अपना और छोटी का पेट भरना होगा। मुझे कोई ना कोई काम तो करना ही होगा। ये कहकर दीपिका एक ब्यूटी पार्लर की दुकान में गई और वहाँ पर काम की तलाश करने लगी। हाँ, हमारे यहाँ स्टाफ की बहुत जरूरत है। तुम यहाँ की क्लीनिंग कर सकती हो? जी बिल्कुल, मैं आपके पूरे पार्लर की बहुत अच्छे से क्लीनिंग करूंगी। आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तुम अभी से काम पर क्यों नहीं लग जाती? जी बिल्कुल। दीपिका बहुत ही लगन के साथ अपना काम करती है और बहुत ही मेहनत करके पूरे पार्लर की क्लीनिंग करती है। ये देखकर उसकी मालकिन बोली, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया। तुम बहुत अच्छे से काम करती हो। ये लो तुम्हारी एडवांस सैलरी। अरे वाह, एडवांस? अपने एडवांस पैसे लेकर दिव्या के चेहरे पर बहुत खुशी आ गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। अब तो मैं अपनी छोटी बहन के लिए अच्छा अच्छा खाना ले जा सकती हूँ। ये कहकर दीपिका वहाँ से निकल पड़ी। तभी दीपिका महसूस करती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन वो पीछे मुड़कर नहीं देखती और चुपचाप अपने घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंचकर काव्या दरवाजा खोल। काव्या दरवाजा खोलती है। देख मैं तेरे लिए आज क्या क्या लाई हूँ। वाह दीदी, आप तो मेरे लिए इतनी सारी चॉकलेट लाई हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ चॉकलेट ही नहीं, ये देख खाने के लिए भी कितना कुछ लाई हूँ। ये सब तो बहुत टेस्टी लग रहा है। आजा हम दोनों मिलकर खाते हैं छोटी। दोनों बहनें उस रात पेट भरकर खाना खाती हैं और आराम से सो जाती हैं। अब अगले दिन काव्या स्कूल गई और दीपिका अपने काम पर। अब दोनों बहनों की जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। दीपिका रोज अपने काम पर जाती और काव्या स्कूल। काम से आते हुए दीपिका को हमेशा यही महसूस होता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन वो कभी भी डर के मारे पीछे मुड़कर नहीं देख पाती थी। एक दिन दीपिका अपने काम पर गई थी और काव्या घर पर अकेली थी। तभी उनके घर के बाहर एक भिखारी आया और वो भिखारी दरवाजा खटखटाते हुए बोला, घर में कोई है क्या? कोई अंदर है? कौन है? बेटा, बहुत दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया, मुझे कुछ खाने को दे दो। अरे आप तो बहुत कमजोर लग रहे हो, लगता है सच में आपने कुछ नहीं खाया। आप रुको, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाई। ये कहकर काव्या रसोई घर में गई, लेकिन इतनी ही देर में वो भिखारी उनके घर का सामान चोरी करके भाग गया। जैसे ही काव्या खाना लेकर रसोई घर से बाहर निकली तो वो देखती है कि पूरा घर खाली पड़ा है। ये क्या हो गया? घर का सारा सामान कहाँ गया? और वो भिखारी कहाँ गया? ये देखकर काव्या बहुत ही डर गई और रोने लगी। शाम होने पर दीपिका जैसे ही घर आई तो काव्या उसके गले लगकर बहुत रोने लगी। क्या हुआ काव्या, तुम रो क्यों रही हो?
और ये सब कैसे हो गया? पता नहीं दीदी, एक भिखारी आया था। जैसे ही मैं अंदर गई और बाहर आई तो घर खाली था। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। काव्या बहुत जोर जोर से रो रही थी। काव्या को संभालने के लिए दीपिका बोली, कोई बात नहीं, शांत हो जाओ। लगता है हमारी किस्मत ही खराब है। भगवान चाहते हैं कि हम कष्ट में जीवन जिए। माँ बाबा भी नहीं है, ऊपर से हमारे घर की चोरी हो गई। अब हम क्या करेंगे? ये कहते हुए दीपिका सोचती है, कहीं ये वही इंसान तो नहीं जिसका आभास मुझे हर रोज होता था। मुझे ऐसा लगता था हमेशा मेरे पीछे कोई है। मुझे लगता है ये वही इंसान है, लेकिन आज तक मैंने उस इंसान को देखा भी तो नहीं है। मैं कैसे पकड़ पाऊंगी उसे? दीपिका और उदास हो जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक रात तो जैसे तैसे उसने गुजार ली। अब अगली सुबह जैसे ही वो अपने काम पर पहुंची, तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी अम्मा दिखाई दी, जो जोर जोर से गुहार लगा रही थी, कोई मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, इस भिखारन पर दया करो। दीपिका सीधा अपने काम पर जा रही थी, तभी वो बूढ़ी अम्मा दीपिका से बोली, बेटा तुम तो एक भिखारन पर दया करो, कुछ खाने को दे दो। दीपिका जोर से अम्मा पर चिल्लाते हुए बोली, चुप रहिए, आप जैसे भिखारियों को मैं अच्छे से जानती हूँ। भिखारी होने का नाटक करके आप लोग दूसरों के घर लूटते हो, मुझसे दूर रहो। ये कहकर दीपिका वहाँ से जाने लगी, तभी बूढ़ी अम्मा बोली, दीपिका बेटा मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ क्या हुआ है, शायद इसीलिए अब तुम्हें किसी भिखारी पर भरोसा ना रहा हो, लेकिन भूलो मत, हर इंसान एक जैसा नहीं होता और किसी और की गलती की सजा सबको नहीं देनी चाहिए। आप मेरा नाम कैसे जानती हो अम्मा? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ और तुम्हारी सहायता भी करना चाहती हूँ। आपको खुद की सहायता की जरूरत है, आप क्या मेरी सहायता करोगी? मैंने पाई पाई करके अपने घर में सामान जोड़ा था। मुझे लगा था कि माँ बाबा की गैर हाजिरी में मैं अपनी बहन को खुशियाँ दे सकूं, लेकिन देखो ना, पल भर में सब उजड़ गया। मैं बूढ़ी हूँ, लाचार नहीं, तुम मेरे साथ आओ, चलो मेरे साथ। ये कहकर बूढ़ी अम्मा दीपिका को एक नाले के पास लेकर गई, जहाँ से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। ये आप मुझे कहाँ ले आई अम्मा? यहाँ तो बहुत गंदी बदबू आ रही है। रुको, यही तुम्हारी मदद कर सकती है। ये कहकर अम्मा उस नाले से एक लिपस्टिक बाहर निकालती है और कहती है, ये लो जादुई लिपस्टिक। क्या आप चाहती है मैं इस गंदे नाले की लिपस्टिक को रख लूं? नहीं दीपिका, ये कोई गंदा नाला नहीं, ये तो जादुई लिपस्टिक का नाला है। जादुई मतलब समझती हो, जिसमें कुछ चमत्कार करने की शक्ति हो, और ये लिपस्टिक भी जादुई है। इससे तुम्हारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। क्या? मुझे आपकी बात पर यकीन तो नहीं आ रहा, लेकिन आप कहती हो तो ठीक है। मेरी बातों पर भरोसा करो बेटी, ये रख लो। अम्मा की बातों पर भरोसा करके दीपिका उस नाले की जादुई लिपस्टिक को ले लेती है और लिपस्टिक लेकर अपने घर आ जाती है। जैसे ही वो लिपस्टिक लगाकर कहती है, हे जादुई लिपस्टिक, मेरे घर में सामान फिर से लाकर रख दो, मेरा घर भी सुंदर हो जाए। दीपिका के ऐसा कहते ही जादुई लिपस्टिक अपना जादू दिखाना शुरू करती है और उसका घर बिल्कुल बदल जाता है। उसके घर में हर एक सामान बिल्कुल नया था, जो दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। साथ ही उसका घर भी अब चमचमा रहा था। ये देखकर दीपिका बहुत हैरान थी। ये तो सच में चमत्कार है, बूढ़ी अम्मा ने तो सच कहा था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा। अब जादुई लिपस्टिक की मदद से दीपिका अपने और अपनी बहन के लिए खाना मांगती है और उसके सामने बहुत सारा खाना प्रकट हो जाता है। जैसे ही काव्या स्कूल से आई, दीदी क्या ये हमारा घर है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, लेकिन ये सब हुआ कैसे? तभी दीपिका अपनी बहन को जादुई लिपस्टिक के बारे में सब बताती है। क्या आप सच कह रही हो? मुझे भी तुम्हारी तरह यकीन नहीं हुआ था छोटी, लेकिन जब ये सब चमत्कार हुआ, अब मुझे यकीन आ रहा है। अब जादुई लिपस्टिक की मदद से दीपिका अपनी जरूरत का सारा सामान मंगवा लेती है और अब उसे काम पर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। जादुई लिपस्टिक की मदद से ही उसने अपने घर में एक पार्लर खोल लिया, जहाँ पर बहुत सारे कस्टमर आते थे और अब उसका पार्लर भी अच्छे से चल रहा था और दोनों बहनें हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। दीपिका केवल काव्या के बड़े होने का इंतजार कर रही थी, ताकि वो अपनी माँ के गुजर जाने का सच अपनी बहन को बता सके।
लेकिन उससे पहले वो दोनों ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे।